श्रोताओं, आज हमने अर्थराइटिस पर बात करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर रुद्रारमण चटर्जी साहब को, जो SGPGI लखनऊ के इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो पहले तो ऑटो इम्यून डिजीज क्या है और फिर उसके बाद अर्थराइटिस किस प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज? ऑटो इम्यून डिजीज मतलब आपके जो इम्यून शक्ति है, जो आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जो कीटाणुओं से या इन्फेक्शन से बचाता है, वो कुछ कारणों से, कुछ उसमें से पैदाइशी कारण होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल कारण होते हैं जिससे आपके शरीर के खिलाफ काम करने लगती है। उसमें से आर्थराइटिस एक प्रकार का ऑटो इम्यून बीमारी होता है, खास करके कुछ प्रकार के आर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं। सो ये आर्थराइटिस टिपिकली आप अगर देखेंगे जनरली बाहर देशों में देखा जाता है कि 50-60 के बीच की उम्र में चालू होता है और औरतों में ज्यादा पाया जाता है। औरतों में लगभग रिस्क आपका है ना 2 से 3 गुना होता है लड़कों से। लेकिन भारत में क्योंकि आबादी काफी यंग है ना, कम उम्र की है, एवरेज एज हमारी 27 साल की है, तो हमारे देश में थोड़ा जल्दी पाया जाता है। हम लोग देखते हैं हमारे एवरेज पेशेंट्स 30 से 40 साल के युवा भी आते हैं गठिया के साथ ऐसे। सो अगर आप देखेंगे तो 1% लोग लगभग रूमेटॉइड आर्थराइटिस पॉपुलेशन में 1% लोगों को होता है। सो 100 में से 1 किसी को आपको मिलेगा ऐसा अगर आप देखेंगे तो। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने एज ग्रुप बता ही दिया, लक्षण क्या है इसके? तो सबसे पहले जो लक्षण आते हैं कि ठंड के मौसम में या जब वेदर चेंज हो रहा है तब बहुत लोगों को अर्ली शुरुआत में ऐसा लगता है कि हाथ के जोड़ जो है, हाथ के छोटे छोटे जोड़ है या तो पैर के छोटे छोटे जोड़ है, उसमें ऐठन बने रहना है ना। खास करके जब सवेरे आप सो के उठ रहे हैं तब अगर उसमें ऐठन बने रहे आधे घंटे से ज्यादा, ऐसा लग रहा है कि काम करने में आप सक्षम नहीं हो रहे, आपके हाथ का मुट्ठी बंद नहीं पा रहा है और हो गई है, हाँ है ना, ये लक्षण होते हैं शुरू में। धीरे धीरे ऐसा होता है कि ये बना रहता है, बस ठंड के मौसम में नहीं, आपको साल भर बना रहेगा। और इस प्रक्रिया में अगर आप डॉक्टर को दिखाए या बीमारी के लिए जांच करें, इस स्टेज में ये कंट्रोल करना काफी आसान होता है शुरुआती दौर में, है ना। उसके बाद धीरे धीरे जोड़ों में स्वेलिंग आने लगता है, जोड़ सूज जाते हैं ना, सवेरे के टाइम पे जोड़ सूज जाना। और उसमें फिर वो छोटे जोड़ों में सीमित नहीं रहता है, वो बड़े बड़े जोड़ों में जैसे घुटने में, कोहनी में, ये सब जगह पे आना चालू करता है जी। तो ये तो एक हो गया कि आपके जोड़ों में कहाँ पे असर कर रहा है। बट आज के जमाने में देखा गया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस कभी भी बस जोड़ों में सीमित नहीं रहता है, बिकॉज आपका इम्यून शक्ति बस जोड़ों में सीमित नहीं है, वो पूरे शरीर में है। तो हम लोग जो देखते हैं कि उसके बाहर कई सारे अंग में असर कर सकता है, फेफड़ों में असर कर सकता है। 10% लोगों को लगभग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लंग्स में एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोल के बीमारी होता है, जिसमें फेफड़े धीरे से सिकुड़ जाते हैं। अच्छा। वो होने का रिस्क रहता है। उसके अलावा दिल की बीमारी होने का रिस्क ज्यादा रहता है। अच्छा। तो आर्थराइटिस, हाँ बिल्कुल, लगभग देखा गया है कि 4 से 5 गुना ज्यादा, मतलब आपके खुद के एज के और किसी नॉर्मल इंसान के साथ अगर आप कंपेयर करें तो 4 से 5 गुना ज्यादा रिस्क होता है हार्ट का बीमारी होने का, दिल का दौरा आने का। तो इसलिए इलाज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इलाज आप बस अपने जोड़ों के हेल्थ के लिए नहीं कर रहे, पूरे शरीर ओवरऑल हेल्थ के लिए। डॉक्टर साहब, जब कोई लक्षण आता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कुछ परीक्षण लिखते होंगे, तो क्या मुख्य परीक्षण है, क्या जांचें हैं जो इसमें आप सजेस्ट करते हैं एज एन इम्यूनोलॉजिस्ट? सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जांचें तो बड़े सिंपल है। एक जो हमें बताता है कि हाँ शरीर में कहीं पे CRP, शरीर में कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है कि नहीं, है ना, शरीर में कहीं पे, ये एक बेसिक जांच है। उसके बाद फिर ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ इसी प्रकार का गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है, 2-3 और जांचें होते हैं। एक उसमें से RA फैक्टर बोल के होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर करके, और दूसरा एक एंटी-CCP बोल के एक और टेस्ट होता है, वो ब्लड की टेस्ट है, खून की जांच है, एंटी-CCP बोलते हैं उसको। उससे हमें कंफर्मेटरी पता चलता है कि हाँ ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब इस तरह की दर्द शुरू होता है शरीर में, गांठों में या जैसा कि आपने बताया कि जोड़ों में, तो आदमी किसी अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास जाता है, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? आपके पास, एक इम्यूनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि अस्थि रोग वाले के पास जाना चाहिए? तो एक्चुअली अगर आप दुनिया भर में देखें अभी इम्यूनोलॉजी का इतना विस्तार नहीं, हाँ विस्तार उतना है नहीं, इसलिए ऐसे होता था पहले। बट धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस बढ़ रहा है ना, लोग शुरू में ही कोई इम्यूनोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाना शुरू कर रहे हैं। इसके फायदे काफी है, बिकॉज इम्यूनोलॉजी में जैसे मैंने आपको बताया हम पूरे शरीर का सोचते हैं, है ना, और शुरू से हमारा गोल रहता है कि बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस आगे जाके ना हो, क्योंकि 30-40 साल में किसी को अगर ये दिक्कत हो रहा है तो उनको 30-40 साल और जिंदा रहना है,
बीमारी के साथ जो बीमारी केवल जोड़ों के लिए नहीं, पूरे शरीर में, जैसे मैंने बताया दिल के दौरे का भी रिस्क आपने बताया, तो हम लोग होलिस्टिकली शुरू से पूरे शरीर का सोचते हैं और उसके हिसाब से इलाज करते हैं। तो अगर आपके पास पहले कंसल्ट कर ही बिल्कुल चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रोग जो है उनका प्रत्यक्ष कारण अब ये माना जा रहा है कि खान पान, हमारी जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसके कारण बहुत सारे रोग हो रहे हैं और सभी बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इससे ग्रस्त हैं। तो क्या खान पान के चेंज से, मॉडिफिकेशन से भी आर्थराइटिस ना हो, सबसे पहली बात, और अगर हो गया हो तो उसको भी क्या कम किया जा सकता है? तो एक तो खाने से आर्थराइटिस नहीं होता है ना, ये सबसे ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं तो नहीं, तो ये बहुत सबसे कॉमन हमारे पास जो मिसकंसेप्शन लेके मरीज आते हैं यही है कि कोई ज्यादा प्रोटीन खाने से, दाल ज्यादा खा रहे हैं। सबसे पहले तो मतलब डॉक्टर जो पहले देखता है वो उनका सारा खाना बंद कर देता है कि ये मत खाओ, एसिड बढ़ रहा है। हाँ, 100 चीजें खाने के लिए मना कर देता है, उसी से मरीज इतना दुखी हो जाता है। बीमारी से ज्यादा दुखी वो खाना बंद करने से हो जाता है। तो कोई भी रिसर्च में, कोई भी शोध में ऐसा मिला नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डाइट से ये बढ़ जाता है। हाँ, अगर आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं, जिसमें हेल्दी डाइट मतलब जो आपके पिता माता बचपन से आपको बोल रहे हैं कि 2 फल खाइए, थोड़ा बहुत दाल चावल रोटी सब्जी, थोड़ा प्रोटीन भी होना चाहिए उसमें, अगर आप मेंटेन रहे तो ओवरऑल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका आर्थराइटिस भी अच्छा रहेगा, है ना। आपके बीमारी को पता नहीं है कि आपको बीमारी हुआ है, खाने को पता नहीं है कि आपको बीमारी हुआ है, जो आपके लिए पहले अच्छा था वो अभी भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। बट ओवरऑल हम बोलते हैं कि एक बैलेंस डाइट लीजिए, कभी भी अपने आप को सीमित ना कीजिए। इलाज कराने का मतलब है कि आप अपना नॉर्मल जिंदगी जीते रहिए, ये नहीं कि हम 100 चीजें बंद कर दे और अपने आप को किसी चीज में सीमित करें। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है? और एक चीज जो छूट गई कि क्या बच्चों में भी क्या इसका असर देखा है? एक सबसेट होता है जो बच्चों में भी होता है, और बच्चों में टिपिकली ये 4 से 15 साल के बीच में शुरू होता है। बच्चों में हम और जल्दी दिखाने के लिए इसलिए बोलते हैं बिकॉज बच्चों का लाइफ स्पैन उसके आगे 70-80 साल है, जिसमें पूरी जिंदगी पड़ी है उनके आगे। और बहुत अच्छे से आज के जमाने में इनके दवाई इतने हैं, मतलब 2004 में हमारे पास केवल स्टेरॉइड होता था इसको इलाज करने के लिए, लेकिन आज के जमाने में हमारे पास 10 से 11 अलग अलग दवाइयां हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 10 दवाई आपके फेल हो तो भी 11वां दवाई है हमारे पास, और अच्छे से कंट्रोल हो सकता है, नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। तो बच्चों के लिए तो हम बोलते हैं कि कभी भी कोई भी जोड़ों में दिक्कत हो, सबसे पहले आप इम्यूनोलॉजी के पास जाकर दिखाइए। इलाज इसका बड़ा सेफ है, प्रूवन इलाज है, जिसका कोई मतलब साइड इफेक्ट फाइल भी उतना ज्यादा नहीं है जी। अगर आप डॉक्टर के बात मान के चले और इलाज करें तो एक नॉर्मल जिंदगी आप जी सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आकाशवाणी के स्टूडियो है, आपका हमारे श्रोताओं की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू।